बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सोर्स फ्री आरएलसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम थोड़े से ब्रीफ पढ़ लें थ्योरी। द सर्किट कंटेनिंग टू स्टोरेज एलिमेंट्स। स्टोरेज एलिमेंट्स कौन से हैं? जो हमारे कैपेसिटर है और इंडक्टर है। तो किसी सर्किट में अगर दो स्टोरेज एलिमेंट्स मौजूद हैं तो उसको हम सेकेंड ऑर्डर सर्किट कहते हैं। और सेकेंड ऑर्डर सर्किट के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव्स चाहिए। अब ये तमाम सर्किट देखिए, इसमें एक इंडक्टर है, यहाँ एक कैपेसिटर है, तो दो स्टोरेज एलिमेंट हो गया। यहाँ पे भी एक कैपेसिटर और इंडक्टर है, यहाँ पे दो इंडक्टर्स हैं तब भी ठीक है, दो कैपेसिटर्स हैं तब भी ठीक है। तो दो स्टोरेज एलिमेंट जहाँ पे भी है वो सेकेंड ऑर्डर सर्किट है। अब आ जाते हैं हम कि सोर्स फ्री सीरीज आरएलसी सर्किट क्या है। आपने जैसे सोर्स फ्री आरसी सर्किट और आरएल सर्किट पढ़ा है, वही कॉन्सेप्ट है बुनियादी तौर पे। ये फ़र्ज़ करें ये एक आरएलसी सर्किट है, वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, उससे उसको ये चार्ज कर रहा है इंडक्टर कैपेसिटर्स को, और फिर t=0 पे हमने इसको डिसकनेक्ट कर दिया सोर्स को, यानी कि इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा सर्किट बन गया, ये सोर्स फ्री सर्किट है। तो सोर्स फ्री में जाने से पहले, यानी स्विच को मूव करने से पहले, इसके अंदर जो करंट है उसको हम कहते हैं t=0 जो करंट है वो I0 है, और एट t=0 जो जिस वोल्टेज पे कैपेसिटर चार्ज हुआ है उसको हम V0 कहते हैं। तो ये इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज और इनिशियल इंडक्टर करंट्स हो गए। उसके बाद जब t>0 है तो अब क्या हो रहा है कि ये सर्किट इज एक्साइटेड बाय द कैपेसिटर के जो अंदर एनर्जी है और इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी है, इसके ज़रिए इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है। अब इस पर अगर हम KVL लगाते हैं तो आप देखिए R×I हो गया यहाँ पहला। तो R×I इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो LdI/dt, और जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है वो 1/c इंटीग्रल I τ डेल्टा τ, और ये सम ऑफ द थ्री इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा KVL इक्वेशन है। अभी हम आगे लेके चलेंगे। यहाँ पे थे हम, इसको अब इंटीग्रल, एक डिफरेंशियल है यहाँ पे और एक इंटीग्रल है, तो हम इसको इंटीग्रल को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो इसको एक दफ़ा मज़ीद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फिर वो इस तरह से हो जाएगा कि R, अब ये देखें ये डिफरेंशियल किया हमने dI/dt, यहाँ पे डबल डिफरेंशियल हो गया, और यहाँ इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैंसिल हो गया, तो I/C रह गया। इसको अगर हम रीअरेंज कर लें तो इस तरह से आ जाता है। नाउ दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री 2 है और ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है। अब इससे पहले जो हमने आरसी और आरएल सर्किट्स में हमने देखेंगे जो करंट इक्वेशन है वो तक इस तरह से तकरीबन इट इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आवर एक्सपीरियंस इन द प्रोसीडिंग चैप्टर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सर्किट सजेस्ट दैट I इज़ इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम यहाँ पे भी हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये जो करंट है वो इस फॉर्म में है, यानी एक कांस्टेंट A है और e⁻ st के फॉर्म में है वो, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब अगर हम इस करंट को इसके अंदर हम डाल के और मज़ीद हम सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पे थे, इसको यहाँ से हम AEST कॉमन ले लेते हैं, तो ये टर्म यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया। अभी दिस इज़ इक्वल टू 0, तो इसका मतलब या तो ये 0 हो या ये 0 हो। अब ये चूँकि हम कह रहे हैं कि ये हमारा करंट है इस फॉर्म में, तो ये 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये टर्म जो है इसको 0 होना चाहिए। तो ये 0 हम कहते हैं कि ये 0 है,
और इसका एक नाम है, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहा जाता है ये। और इसको जब हम रूट्स मालूम करें, आपको ये फॉर्मूला याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, तो इस तरह से हमें दो रूट्स इसमें से मिल जाएंगे। एक का नाम हम S1 देंगे, दूसरे का नाम S2 देंगे। तो ये दो रूट्स हमारे पास थे। अब इनको हम बार बार ये R/L और 1/LC लिखने के बजाय हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर हम R/2L को अल्फ़ा कह दें और 1/LC या 1/√LC को ओमेगा कह दें, तो हम इन दोनों को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये ज़रा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने में आसान है। अब ओमेगा क्या है? ओमेगा को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और ये हमेशा आपने याद रखना है इस चैप्टर में, ओमेगा इज़ ऑलवेज 1/√LC। और इसी तरह अल्फ़ा जो है ये डैम्पिंग फैक्टर है। ये यहाँ इस केस में डैम्पिंग फैक्टर जो है वो R/2L है। ये सीरीज सर्किट के केस में है, पैरेलल में ये शायद डिफरेंट है। और ये जो दो वैल्यूज़ हैं S और S2 के, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं फॉर I। तो हम ये कह सकते हैं कि एक I1 A1 ES1T और I2 जो है वो A2 ES2T, ये दो पॉसिबल करंट्स हैं। तो ये दो पॉसिबल करंट्स हमारे आ गए थे। तो अब इसका मतलब है कि हमने टोटल करंट जो है वो सम ऑफ दीज टू हो जाएगा, सम ऑफ दीज टू। और अगर इसमें हम A1 और A2 मालूम कर लें तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे थे, ये हमारे दो पॉसिबल सॉल्यूशंस थे, या रूट के इक्वेशंस थे ये। और ये ओमेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, अल्फ़ा डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। अब तीन पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे आएंगे कि अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन ओमेगा हो तो उस सर्किट को हम ओवर डैम्प्ड कहेंगे। और जस्ट एक विजुअल मैंने आपको याद रखने के लिए कि आदमी जो है इसको मैं कह रहा हूँ अल्फ़ा, और ये औरत जो है ये ओमेगा। तो अल्फ़ा अगर बड़ा हो तो ओवर डैम्प्ड, ओवर वेट समझें, इसके ऊपर गिर जाए तो बेचारे का बुरा हाल हो जाएगा। तो दिस इज़ एन ओवर डैम्प्ड केस। तो डैम्पिंग आगे हम देखेंगे क्या है। डैम्पिंग को अल्फ़ा कंट्रोल्स। और इस इक्वेशन में अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन ओमेगा हो तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब रूट्स जो हैं वो रियल और अनइक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट होंगे। तो इसीलिए इसको रूट्स अनइक्वल या डिस्टिंक्ट रूट भी कहा जाता है। तो ये पहले केस में हो गया। अब दूसरे केस में क्या है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ओमेगा, तो इसको क्रिटिकली डैम्प्ड कहते हैं। तो ये देखिए दोनों बराबर हैं, क्रिटिकल सिचुएशन है दोनों में। अब इस केस में अगेन रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, क्योंकि ये अल्फ़ा और ओमेगा बराबर है। तो इसका मतलब ये टर्म यहाँ पे भी बराबर हो गया और यहाँ पे भी बराबर हो गया, या ये ज़ीरो हो गया। आप ये समझें, ये ज़ीरो हो गया तो माइनस अल्फ़ा रह गया, यहाँ पे भी माइनस अल्फ़ा रह गया। तो ये दोनों इक्वल रूट्स हो गए। और थर्ड केस में अगर अल्फ़ा यानी जो डैम्पिंग फैक्टर ओमेगा से कम हो तो ये अंडर डैम्प्ड केस होगा। और वो इस तरह से कि अब ये ऑसिलेट करेगी, ये इसकी कंट्रोल है, इसको जहाँ मर्जी नचाए। अब आइए इस चीज़ को हम और यहाँ पे रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएगा, क्योंकि जब ये अल्फ़ा लेस देन ओमेगा है तो यहाँ पे एक नेगेटिव टर्म आ जाएगा। नेगेटिव का अंडर रूट आपको पता है कि जे के टर्म्स में आता है, यानी वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो ये जहाँ पे ओवरवेट है या जहाँ पे ओवर डैम्प्ड है, वो बड़े आराम से जो है ना, ये काफ़ी देर लगा के ये कंट्रोल होगा इसका। जो क्रिटिकल डैम्प्ड है ये फ़ौरन अपने मंजिल पे पहुँच जा रहा है। और जो अंडर डैम्प्ड है वो काफ़ी देर बाद ऑसिलेट करते हुए, नाचते गाते हुए दिस विल कम डाउन। तो ये आपने एक विजुअल को जहन में रखना है।
और एक डायग्राम इसका ये भी है कि ये देखिए, ये आपके पास आ गया, ये ओवर डैम्प्ड केस में ये क्रिटिकल डैम्प्ड है, और ये जो ऑसिलेट कर रहा है तो ये आपके अंडर डैम्प्ड सिनेरियो है। तो ये इंक्रीजिंग के केस में है और ये डिक्रीजिंग करंट के केस में है। अब 3 सिनेरियो यहाँ पे हो सकते हैं इस केस में। जब हम कह रहे हैं कि ओवर डैम्प्ड केस यानी अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा, तो करंट इक्वेशन तो जो हमने डिराइव किया था वो उसी तरह हो जाएगा, यही। लेकिन जब ये बराबर है यानी क्रिटिकली डैम्प्ड है, तो उसमें ये इस फॉर्म में आ जाएगा। इसी से मैनिपुलेट करके ये हासिल किया गया है। पर आपने ये इसको अब याद रखना है कि क्रिटिकल के लिए आपने इस इक्वेशन को लिखना है, और अगर अंडर डैम्प्ड केस हो तो ऑसिलेशन का मतलब है कि आप साइन टर्म्स आ जाएंगे, साइन और कोसाइन टर्म्स। तो ये टर्म्स जो है ये अंडर डैम्प्ड केस में ये 3 इक्वेशन, तो ये तीनों इक्वेशन हमने जहन में रख के आगे जो है वो सवाल सॉल्व करने हैं। अब आइए हम पहला सवाल देखते हैं। एग्जाम्पल 8.3 आपकी बुक में सॉल्व है। ये वैल्यूज़ गिवन है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स मालूम करना है ऑफ द सर्किट, यानी S1 S2, और फिर आपने बताना है कि रिस्पांस जो है वो किस टाइप के है। तो आइए हम सब, ये रूट्स के इक्वेशंस हो गए। अब इसके लिए हमें अल्फ़ा और ओमेगा चाहिए। तो ये हम अल्फ़ा फार्मूले में डाल के ये वैल्यूज़ जो है यहाँ से वो पुट करके हमें अल्फ़ा 5 आ गया। इसी तरह ओमेगा के वैल्यूज़ आप यहाँ से अगर आप पुट करें और सॉल्व करेंगे तो ओमेगा इज़ 1। तो अब यहाँ देखिए अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन ओमेगा। अच्छा, अब एस के वैल्यू पहले मालूम करने हैं, तो इसमें हम अल्फ़ा और ओमेगा के वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दिया और इसको सॉल्व किया, तो ये दोनों हमारे पास रूट्स के वैल्यूज़ आ गए। तो ये पहला आ गया, कैलकुलेट दी कैरेक्टरिस्टिक्स रूट, ये हमने निकाल लिया। अब दूसरे पे आते हैं कि ये रेस्पॉन्स किस तरह का है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि चूँकि अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन ओमेगा, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन ओमेगा, देयरफॉर दिस इज़ ओवर डैम्प्ड केस। आइए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को भी जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे रूट्स के बारे में भी दी। एविडेंस फ्रॉम द फैक्ट दैट द रूट्स आर डिस्टिंक्ट, यानी 2 डिफरेंट रूट्स हैं, एंड दे आर रियल, यानी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं है, इमेजिनरी वैल्यू नहीं है। अब आइए हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो गए हैं और यहाँ पे भी अल्फ़ा ओमेगा और दोनों रूट्स मालूम करने हैं, और ये भी बताना है कि किस टाइप के रेस्पॉन्स है। तो एग्जैक्टली सेम टेक्निक। अल्फ़ा हमने कैलकुलेट कर लिया 1, ओमेगा कैलकुलेट कर लिया 10। तो अब यहाँ से आप नतीजा फ़ौरन निकाल सकते हैं नेचुरल रिस्पांस के बारे में कि अल्फ़ा इज़ स्मॉलर देन ओमेगा। तो ये वो डांसिंग वाला सिनेरियो हो गया कि बीवी जो है वो तगड़ी है, उसको उठा कर नचा रही है, तो इसका मतलब ये ऑसिलेशन होगा या अंडर डैम्प्ड केस हो जाएगा। बहरहाल हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम S1 और S2 को मालूम कर लेते हैं। तो S1 S2 के फार्मूलाज में ये वैल्यूज हमने पुट कर दिए, तो ये 2 वैल्यूज आ गए। अब यहाँ से आप एक तो नेचर ऑफ रूट्स दे सकते हैं कि यहाँ पे J है, इमेजिनरी टर्म्स है, तो रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, और अल्फ़ा इज़ लेस देन ओमेगा, देयरफॉर ये अंडर डैम्प्ड केस है। तो उम्मीद है आपको इससे कुछ आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। शुक्रिया।